Good morning students. Today we will start chapter 3 Delhi Sultans. Next topic is the from garrison town to empire, the expansion of Delhi Sultans या सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंस कैसे होता है, यानी विस्तार कैसे होता है। जो अलग अलग टेरिटरीज थी उनको अपने टेरिटरीज में कैसे वो मर्ज करते थे, उसके बारे में इसमें इस टॉपिक में देखेंगे। In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. तो garrisons क्या होते हैं? garrison towns ये fortified settlements with soldiers, यानी ये जैसे चारों तरफ चार दीवारी फोर्टिफाइड कर दिया और बीच में यहाँ पे सोल्जर रहते थे, तो इसको बोलते थे garrison town. The sultans seldom controlled the hinterland of the cities and were therefore dependent upon trade, tribute or plunder for supplies. यानी तो hinterland क्या है? What is hinterland? The lands adjacent and nearby to a city or port that supply it with goods and services. यानी जहाँ से सिटी का, जैसे हम मार्केट बोल सकते हैं, जो जहाँ से सभी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती थी, तो उस पर जो सुल्तान्स होते थे वो कंट्रोल अपना करते थे। कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। यानी यहाँ से गैरिसन टाउन से दिल्ली, बंगाल और सिंध पे कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ये दिल्ली से काफ़ी दूर थे, बंगाल और सिंध। रिबेलियंस, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स। यानी यहाँ पे काफ़ी दूर थे, कई बार वहाँ पे रिवेलियन यानी विद्रोह होते थे वार युद्ध में, तो ये सारी क्या थी? डिफ़िकल्टीज थी कंट्रोल करना डिस्टेंट टेरिटरीज पर। दिल्लीज अथॉरिटी वाज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेंशंस, जो अटैकर्स थे, अटैक करने वाले इन्वेंशंस फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस। यानी दो तरफ से, यानी टू टाइप्स के इन्वेंशंस थे। पहला तो यानी आउटसाइड ऑफ द कंट्री अफगानिस्तान, एंड सेकंड गवर्नर्स, ये जो गवर्नर्स होते थे प्रोविंसेस के, वो भी ट्राई करते थे अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए जब सुल्तान वीक होता था। द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस, यानी बड़ी मुश्किल से इन चैलेंजेस को सर्वाइव कर पाती थी सल्तनत। इट्स एक्सपेंशन अक्यूर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। यानी दिल्ली सल्तनत के काफ़ी पावरफुल जो सुल्तान्स थे वो थे बलबन, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इनके टाइम में दिल्ली जो सल्तनत थी उसका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इटरनल फ्रंटियर, यानी पहला जो कैंपेन स्टार्ट किया इन सुल्तान्स ने वो था इटरनल फ्रंटियर। यानी ये जो इटरनल फ्रंटियर है टेरिटरी का सल्तनत का, उसमें ऑफ द सल्तनत एम टू कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स, कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स, यानी अपना जो यूनिफिकेशन है, कंसोलिडेशन होता है यूनिफिकेशन या अलायंस ऑफ द गैरिसन टाउन। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब। दोआब होता है ए लैंड बिटवीन टू रिवर्स, तो गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड थी उस पर काफ़ी फॉरेस्ट को क्लियर किया गया। एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोलिस्ट, जो हंटर गैदरर्स वहाँ पे शिकारी जो लोग थे, या जो पेस्टलिस्ट जो चरवाहे लोग थे, पर्सन मूव वन प्लेस टू अनदर फॉर द सर्च ऑफ फूड एंड पास्चर्स, एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, यानी वहाँ से उनको भगा दिया गया, जो हैबिटेट थे उनको वहाँ से दूर कर दिया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स, ये जो क्लियर्ड फॉरेस्ट की जो लैंड थी वो किसको दी गई? पीजेंट्स, एंड एग्रीकल्चर वाज इनक्रेज, यानी पीजेंट को दी गई और एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुई। न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, यानी यहाँ जो फॉरेस्ट क्लियर किए थे वहाँ पे नए नए टाउन्स बनाए गए और गैरिसन टाउन्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, यानी ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए और रीजनल ट्रेड को डेवलप करने के लिए
नए नए गैरिसन टाउन बनाए गए। द सेकंड एक्सपेंशन एक्यूड अलोंग द एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल बाहरी जो बाहरी बाउंड्री है, आउटर जो बाउंड्री है सल्तनत की, फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, मिलिट्री एक्सपेडिशंस, जो मिलिट्री जो अभियान चलाए जाते थे, एक्सपेडिशंस ओल्ड इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टिंग डूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो रेन होता है टाइम पीरियड, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट किए गए, जो अभी हम देखेंगे मैप 3 में। एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक को भी इसमें यानी इसको फॉलो किया गया, अलाउद्दीन खिलजी को। इन देयर कैंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, यानी यहाँ पे जो मिलिट्री एक्सपेडिशंस चलाए गए, इनसे सल्तनत को एलिफेंट्स, हॉर्सेस एंड स्लेव्स मिले और प्रीशियस मेटल्स। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent, यानी काफ़ी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वहाँ पे दिल्ली सल्तनत की जो आर्मी है वो मार्च करना स्टार्ट कर दिया, यानी मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट कर दिए। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मी, जो विद्रोह करने वाले लोग थे सल्तनत के अगेंस्ट, एंड सीज्ड सिटीज़, यानी सिटीज़ को सीज किया गया और जो राइवल आर्मी थी उनको डिफीट किया गया। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रिल, यानी पीजेंट्री से उन्होंने टैक्सेस यानी रेवेन्यू कलेक्ट किया और जो जस्टिस का जो उनका रोल था वो उनको फॉलो करवाया गया। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी, यानी इतनी जो बड़ी टेरिटरी है, वास्ट जो टेरिटरी है, उस पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा कैसे डिफ़िकल्ट था, अफेक्टिव कैसे था। ये जो है मैप 3, अलाउद्दीन खिलजीज कैंपेन इनटू साउथ इंडिया में जो अलाउद्दीन खिलजी ने कैंपेन स्टार्ट किए थे, जैसे राजस्थान में 1303 चित्तौड़, 1301 रणथंभौर, 1299 गुजरात, उसके बाद में देवगिरी 1311 में वारंगल जो आंध्रा में है, यहाँ पे जो द्वार समुद्रम है केरला कर्नाटका बॉर्डर, थंजावुर है जो बिल्कुल तमिलनाडु में है, मदुराई जो पांड्याज की कैपिटल थी यहाँ पे, यानी इन सारे साउदर्न इंडिया के जो भी टेरिटरी थी, किंगडम्स थे, उन पे अटैक किए गए दिल्ली सल्तनत के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के रेन में। ये देखते हैं फिगर 2, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क है ये, एंड मीनारेट, ये जो मीनारेट है ये है कुव्वत अल इस्लाम, built during the last decade of the 12th century, 12th सेंचुरी के लास्ट के ईयर्स में बनी थी ये। दिस वाज द कॉन्ग्रीगेशन होता है कलेक्टिव, यानी जहाँ पे काफ़ी लोग इकट्ठा होके प्रेयर करते हैं। मॉस्क्यू ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत में पहली मस्जिद है कुव्वत अल इस्लाम। तो नेम द मस्जिद बिल्ट इन दिल्ली सल्तनत कुव्वत अल इस्लाम, डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली ए कोहना। तो दिल्ली ए कोहना क्या थी, ओल्ड सिटी था, ओल्ड सिटी में जो बनी थी मॉस्क्यू कुव्वत अल इस्लाम। द मॉस्क्यू वाज इनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी, इस मस्जिद को और बढ़ाया गया, नहीं और जो बाकी काम था उसको कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। द मीनार वाज बिल्ड, जो कुतुब मीनार है, द मीनार वाज बिल्ड बाय 2 सुल्तान्स, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। तो यानी जो कुतुब मीनार है उसको स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। अब मस्जिद क्या होती है देखते हैं, व्हाट इज मस्जिद। द मस्जिद, ए मॉस्क्यू इज कॉल्ड ए मस्जिद इन अरेबिक। तो मॉस्क्यू को क्या बोलते हैं अरेबिक लैंग्वेज में, मस्जिद। लिटरेरी ए प्लेस वेयर ए मुस्लिम प्रोस्टेट्स इन रिवेंज टू अल्लाह, जहाँ मुस्लिम जो फॉलोअर्स हैं, मुस्लिम रिलीजन को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो अल्लाह की प्रेयर करते हैं। इन ए कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क्यू, यानी जो एक कलेक्टिव जो मॉस्क्यू होती है, मस्जिद ए जामी और जामा
मस्जिद। जो जामा मस्जिद है दिल्ली में, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहाँ ने। जैसे रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहाँ। मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, जो प्रेयर्स करते हैं उसको बोलते हैं नमाज। टुगेदर यानी साथ में नमाज जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क में पढ़ते हैं, जिसको जामी या जामा मस्जिद बोलते हैं। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्न मेल एज देयर लीडर, यानी जो सबसे ज़्यादा जिसका रेस्पेक्ट हो, जो पढ़ा लिखा हो, उसको अपना लीडर मानते हैं, जिसको बोलते हैं इमाम, यानी जो नमाज पढ़वाता है सभी से, फॉलोअर्स से। फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, यानी प्रेयर पूरी कंप्लीट करवाता है इमाम। ही ऑल्सो डिलीवर्स द सरमन, जिसको बोलते हैं खुतबा, ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर, जिसको फ्राइडे प्रेयर एक विशेष जो एक स्पेशल प्रेयर होती है, जिसको बोलते हैं जुमा की नमाज। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का, जो मक्का है सऊदी अरेबिया में है, जो मक्का है वो काफ़ी इनका होली प्लेस है। इन इंडिया दिस इज़ टू द वेस्ट, यानी इंडिया से मक्का किधर पड़ता है? वेस्ट डायरेक्शन में। दिस इज़ कॉल्ड द किबला, तो इसी को क्या बोलते हैं? किबला। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का इज़ कॉल्ड किबला, यानी डायरेक्शन क्या बोलते हैं? किबला। ये देखते हैं फिगर 3। बेगमपुरी मॉस्क built in the reign of मोहम्मद तुगलक was the main mosque of जहाँपना, जो हमने सेकंड चैप्टर में भी देखा था मैप में हाईलाइट करने के लिए। जहाँपना सीरी फोर्ट वो देखा था, वही है जहाँपना। द सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड, यानी सेंचुरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था जहाँपना को। हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, जो जहाँपना थी वो कैपिटल की दिल्ली जो सल्तनत थी उसकी न्यू कैपिटल थी। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क्स इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, काफ़ी मस्जिदें बनी इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। दीज डिमॉन्स्ट्रेट देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, यानी वो क्यों बनाते थे भाई? कि वो क्या है? इस्लाम को प्रोटेक्ट करने वाले हैं एंड मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मॉस्क्स ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ ए कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी सभी में, यानी कम्युनिटी का जो सेंस है उसको डेवलप करती थी मस्जिद। who shared a belief system and a code of conduct. It was necessary to reinforce this idea of a community because Muslims came from a variety of backgrounds. यानी मस्जिद में आने वाले सभी क्या है? इक्वल है। वैसे सभी अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले मुस्लिम थे, उनको एक जगह इकट्ठा करने की जो जगह थी वो थी मस्जिद। ये जो फिगर 4 है, मोट की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाई हिज मिनिस्टर। जो सिकंदर लोदी था वो इब्राहिम लोदी का फादर था, जिसको बाबर ने 1526 पानीपत फर्स्ट बैटल में डिफीट किया था। जो फिगर 5 है, मॉस्क्यू ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन द लेट 1520, यानी इब्राहिम लोदी के रेन में बनी थी जमाली कमाली मॉस्क्यू। नेक्स्ट है ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक्स, तो यानी खलजी और तुगलक्स ने जो कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेशन जो मेजरमेंट यूज़ किए उनके बारे में देखेंगे। द कंसोलिडेशन ऑफ ए किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सुल्तनत नीडेड रिलिएबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, यानी इतने बड़े वास्ट टेरिटरी को, वास्ट सल्तनत को चलाने के लिए काफ़ी रिलिएबल यानी जो रिलायबल, काफ़ी विश्वसनीय गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती थी। रेदर दैन अपॉइंटिंग अरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चिफ्टेन्स एज गवर्नर्स, द अर्ली दिल्ली सुल्तान्स स्पेशली इल्तुतमिश फेवर्ड देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस कॉल्ड बंदगान इन पर्शियन, यानी पर्शियन लैंग्वेज में जिसको बोला जाता था बंदागान। यानी बंदगान का मतलब होता है कि जो भी इल्तुतमिश ने जो भी अपने स्लेव खरीदे थे मिलिट्री एक्सपेडिशंस में, उनको जहाँ रखा जाता था एक डिपार्टमेंट होता था जिसको बोला जाता था बंदागान। यानी उन्होंने किसी भी एरिस्टोक्रेट यानी जो हाईली पोजिटेड जो कोर्ट में पर्सन थे, वो जो लैंडेड चिफ्टेन थे यानी हेडमैन थे, सामंत थे, उनको इन्होंने
अपॉइंट नहीं किया एज ए गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। किसको किया? अपने स्लेव्स को। दे वर केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेज इन द किंगडम, यानी इनको बड़े बड़े पॉलिटिकल जो ऑफिसेज दिए गए, बड़े बड़े पद दिए गए राजनीतिक। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपन देयर मास्टर, यानी किसके डिपेंड थे? बिल्कुल अपने पूरी तरह से अपने मास्टर के। तो इनका मास्टर होता था सुल्तान। द सुल्तान कुड ट्रस्ट एंड रिली अपॉन देम, यानी जो सुल्तान होता था उन पे विश्वास भी कर सकता था और उनके ऊपर डिपेंड भी था। नेक्स्ट, स्लेव्स रेदर देन सन्स, यानी जो स्लेव्स होते हैं वो सन से भी ज़्यादा रिलेबल होते थे सुल्तान के लिए। तो किसी क्रोनिकलर ने कहा है कि वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव्स इज़ बेटर देन ए सन, यानी जो वाइज मैन होते थे कि वाइज मैन हैव सेड दैट ए वर्दी एंड एक्सपीरियंस्ड स्लेव इज़ बेटर देन ए सन, यानी अपने लड़के से भी अच्छा होता है एक स्लेव जो काफ़ी बुद्धिमान हो और एक्सपीरियंस्ड हो। द खलजी एंड तुगलक्स कंटिन्यू टू यूज बंदगान एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल टू ऑफ हम्बल बर्थ हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स क्या होता है देखते इधर, समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, यानी समवन हु इज़ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर और ए डिपेंडेंट और हंगर ऑन, यानी जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो, पर्सन हु डिपेंड अदर्स इज कॉल्ड क्लाइंट। टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, यानी अपने जो क्लाइंट्स थे, स्लेव्स थे, उनको हाईली पॉजिटिव जो पोजीशंस दी गई। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, हाउएवर दिस ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, यानी पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है, स्थिरता है, उसके लिए यूज किया इनको स्लेव्स एंड क्लाइंट्स को सुल्तान्स ने। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल, यानी वफादार होते थे टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रन्स, जो भी इनके संरक्षक होते थे, बट नॉट टू देयर हेयर्स, यानी जो अपने सक्सेसर होते थे ना उनके नहीं होते थे। हेयर्स होता है सक्सेसर, किसके होते थे? बिल्कुल लॉयल ये अपने मास्टर के। न्यू सुल्तान्स हैड देयर ओन सर्वेंट्स, एज ए रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ ए न्यू मोनार्क ऑफन सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी, ये न्यू नोबिलिटी हाईली पॉजिटिव पर्सन, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता था। द पैट्रोनेज ऑफ दीज हम्बल पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो शोक्ड मैनी एलाइट्स एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख, यानी इन्होंने इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइड द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बोर्न टू हाईली, यानी जो नीचे वाली जो यानी लोअर है कास्ट में और जिनको निचले सोसाइटी में जिनका जन्म हुआ है उनको हाईली जो पॉजिटिव पोस्ट देने का इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। जैसे ऑफिशियल्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक में, तुगलक के टाइम में कैसे कैसे ऑफिसर्स होते थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज़ खुम्मार ए वाइन डिस्टिलर, यानी एक वाइन शराब बेचने वाला था। फिरोज़ हज्जाम ए बार्बर, मनका तबाख ए कुक एंड टू गार्डनर्स लाधा एंड पीरा टू हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यानी इनको हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट दी। जो बार्बर थे, कुक थे, वाइन डिस्टिलर थे, गार्डनर्स थे उनको। जियाउद्दीन बर्नी ए मिड 14th सेंचुरी क्रोनिकलर, ये क्रोनिकलर था जिसने लिखा है, रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट्स एज ए साइन ऑफ द सुल्तान्स लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट एंड हिज इनकैपेसिटी ऑफ टू रूल। उन्होंने लिखा है कि जो सुल्तान थे वो कैपेबल नहीं थे रूल करने के लिए, अपने जजमेंट के लिए, तभी इन्होंने इन लो एंड बेस बोर्न पर्सन को अपॉइंट किया है एज ए गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। Like the earlier sultans, the Khalji and Tughlaqs monarch appointed military commanders as governors of territories of varying sizes, यानी जो साइज के अकॉर्डिंग इन्होंने अपॉइंट किए। These lands were called इक्ता, यानी लैंड जो होती थी उसको बोला जाता था इक्ता, एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तेदार और मुक्ति, यानी जो होल्डर होते थे जिनके पास जो लैंड होती थी उसको बोला जाता था इक्तेदार या मुक्ति।
द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। इनके ये काम होते थे, वर्क ऑफ द इक्तेदार। इन एक्सचेंज, बदले में, फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी। यानी मुक्तीज को सैलरी नहीं दी जाती थी, जो इक्ता होता था उसमें जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे वही एज ए सैलरी यूज करते थे। दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दीज रिवेन्यूज। कंट्रोल ओवर मुक्तीज वाज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिसेज वाज नॉट इनहेरिटेबल, यानी अनुवांशिक आधार पर नहीं था। इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, यानी कुछ समय के बाद में यही इक्ता किसी दूसरे को दे दिया जाता था। दीज हार्श कंडीशंस ऑफ सर्विस वर रिगोर्सली इम्पोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से यूज किया इसका अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक ने। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, यानी जो मुक्ति हुई कितना टैक्स कलेक्ट कर रहा है उसको चेक करने के लिए अकाउंटेंट्स की अपॉइंट किया जाता था स्टेट के द्वारा। केयर वाज टेकन दैट द मुक्ति collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers, यानी मुक्ति जो स्टेट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड है उतना ही टैक्स कलेक्ट करता था, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, और जितनी आर्मी उसके लिए ज़रूरी थी उससे ज़्यादा सोल्जर भी वो नहीं रख सकता था। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर देयर कंट्रोल, दे फोर्स the landed chieftains, the सामंताज, अरिस्टोक्रेट एंड रिच लैंडोर्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, यानी इन सभी लोगों को अपनी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करवाते थे सुल्तान, सामंताज, अरिस्टोक्रेट एंड रिच chieftains, लैंडलॉर्ड्स को। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल, यानी अलाउद्दीन खिलजी का अपना खुद का कंट्रोल होता था टैक्स कलेक्ट करने में। द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टेन्स टू लेवी टैक्सेज वर कैंसल्ड, जो पहले जो लेवी यानी लगाने का जो टैक्स का राइट था वो पहले चिफ्टेन्स को था, उसको कैंसिल कर दिया गया। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेज, यानी उनको फोर्स किया गया टैक्स पे करने के लिए अलाउद्दीन के रेन में। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड, यानी ज़मीन को मापा गया ज़मीन को, लैंड को। एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और उसको अच्छी तरह से उसका अकाउंट्स बनाया गया। सम ऑफ द ओल्ड चिफ्टेन्स एंड लैंडलॉर्ड्स सर्व्ड द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स, जो पहले इक्तेदार थे, मुक्ति थे, वो क्या बन गए अलाउद्दीन के टाइम में रेवेन्यू कलेक्टर्स। एंड एसेसर्स, एसेसर्स होता है ए पर्सन हु इवेलुएट्स द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग, यानी जो इवेलुएट करता है किसी भी क्वालिटी को, पर्सन हो या थिंग हो। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यानी उस टाइम में 3 टाइप्स के टैक्सेस थे। नंबर 1 ऑन कल्टीवेशन, पहला था कल्टीवेशन कोल्ड खैराज, क्या बोला जाता था कल्टीवेशन पे खैराज। एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस, यानी पीजेंट की प्रोड्यूस का 50% कलेक्ट किया जाता था, जिसको बोला जाता था खैराज। सेकंड है ऑन कैटल, सेकंड कैटल के ऊपर टैक्स होता था, यानी पशुओं के ऊपर, एनिमल्स पे। एंड थर्ड ऑन हाउसेस, और जो हाउस पे टैक्स लगता था। ये 3 टाइप्स के खराज, कैटल और हाउसेस। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेंड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स, यानी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसका बहुत बड़ा जो पार्ट था वो अभी भी सुल्तान्स के अंडर कंट्रोल नहीं था। इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंस प्रोविंसेस थे स्टेट्स, आज हम उनको स्टेट कहते हैं। प्रोविंसेस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग साउदर्न इंडिया, यानी साउदर्न इंडिया को मिलाने से पहले, और बंगाल काफ़ी दूर है दिल्ली से, तो इन पे कंट्रोल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट, ये सारा जो रीजन था वो क्या था इंडिपेंडेंट था। इवन इन द गंगेटिक प्लेन, जो गंगा रिवर का जो प्लेन है, देयर वर फॉरेस्टेड एरियाज। द
सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट, यानी अंदर जा नहीं सकती थी। पेनिट्रेट होता है टू एबिलिटी टू डिस्चर्न डीपली, यानी बिल्कुल अंदर भीतर तक नहीं जा पाते थे। लोकल chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration. यानी कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर पाते थे सुल्तान, बाकी कंट्रोल इंडिपेंडेंट बने रहते थे जो अपने लोकल chieftains होते थे। थैंक यू।